विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने आपका जो विषय लिया था वो था जनरल आइडिया ऑफ द फैक्टर्स डिफरेंशिएट कर्नाटक म्यूज़िक एंड हिंदुस्तानी म्यूज़िक। उस पर हमने ये चर्चा की थी कि किस तरह से ऐतिहासिक कारण, राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक प्रभाव, धार्मिक प्रभाव, इनसे जो है उत्तर व दक्षिण भारतीय दो प्रकार की संगीत पद्धतियाँ जो है पृथक पृथक बनी हैं। अब आज हम इन दोनों ही पद्धतियों की कुछ समानता और विभिन्नताओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर प्रदेश की अपनी अलग रीति रिवाज, भाषा हमें नज़र आती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस देश में हमें अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार संगीत की पद्धतियों में विभिन्नता का मुख्य कारण जलवायु में भिन्नता है। यानी उत्तर भारत हम देखते हैं कि मैदानी है, जबकि दक्षिण भारत जो है वो पठारी है। अब जलवायु में भिन्नता होने के कारण गली की बनावट में भी भिन्नता आ जाती है। मैदान, पहाड़ी, पठारी, जलवायु, मौसम, ये सभी कारण जो होते हैं, इनके कारण संगीत में हमें भिन्नता पाई जाती है। इस कारण हम देखते हैं कि संगीत जो है वो मुख्य दो धाराओं यानी उत्तर व दक्षिण में बढ़ गया। अब जबकि ये दोनों पद्धतियों का हम मूल स्रोत हम जानते हैं कि एक ही है, और ये दोनों ही पद्धतियाँ भरतनाट्य शास्त्र में प्रतिपादित सिद्धांतों पर आधारित है। और यदि हम ये कहें कि ये दोनों पद्धतियाँ एक पेड़ की दो शाखा हैं तो ये उचित होगा। और जहाँ तक दोनों शैलियों में हम साम्यता की बात करते हैं, असमानता की बात करते हैं, तो हम ये दो प्रकार से देखने को हमें मिलती है। एक तो है रूप साम्यता, यानी जिसमें वर्तमान समय में हम जो प्रचलित राग स्वरूप हैं उसमें भले ही समानता है, लेकिन उनके रागों में, नामों में भले ही अंतर हो, लेकिन उसमें हमें एक समानता मिलती है। दूसरी है सैद्धांतिक साम्यता, यानी जिसमें स्वर साम्य के साथ साथ सैद्धांतिक समानता भी हो। हम ये देखते हैं कि लगभग 11वीं शताब्दी से पूरे भारत में एक ही प्रकार का संगीत, शास्त्रीय संगीत जो था, फलता फूलता रहा। षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं से उत्पन्न राग रागनी उस समय गाए बजाए जाते थे, और मूर्छनाओं को आधुनिक मेल अथवा थाट के समक्ष तथा जातियों को आधुनिक राग के सदृश हम मान सकते हैं। अब मूर्छना पद्धति के लोप हो जाने के साथ ही देश में हम देखते हैं कि विभिन्न भागों में संगीत विद्वानों ने परंपरागत मूर्छना संगीत को सुरक्षित रखने के लिए नए नियमों का प्रतिपादन किया। तो इसी समय से फिर हम देखते हैं कि ये उत्तरी व दक्षिणी शैलियों का प्रारंभ जो है प्रादुर्भाव हुआ। अब ये दोनों संगीत मतलब के विकास को देखने से दोनों शैलियों में हमें समान दिशा की झलक मिलती है। यानी दोनों में ही हम देखते हैं कि सभी राग षड्ज से शुरू होते हैं। सप्तक के पंचम व षड्ज स्वर को अचल माना जाता है सप्तक में। राग वर्गीकरण व मेल राग वर्गीकरण दोनों ही पद्धतियों के विद्वान ने प्रतिपादित किया है। और हम ये देखते हैं कि रागों को औडव, साडव, संपूर्ण, इन तीन मुख्य वर्गों में विभाजित करने में भी दोनों ही पद्धतियां सहमत हैं। तो इस प्रकार हमें ये समानता दिखती है। आगे हम देखते हैं कि दोनों ही पद्धतियों में एक सप्तक के अंतर्गत संगीत उपयोगी 22 श्रुतियाँ मानी गई हैं। दोनों पद्धतियों में 22 श्रुतियों के अंतर्गत 12 शुद्ध तथा विकृत स्वर माने गए हैं। दोनों पद्धतियों में 12 स्वरों के विभिन्न मेलों से मेल राग अथवा थाट राग पद्धति का निरूपण किया गया है, और दोनों पद्धतियों में थाट को जनक तथा राग को जन्य की संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार दोनों पद्धतियों में हम देखते हैं कि अनेक गीत शैलियाँ हैं, जैसे उत्तर भारतीय में ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, तराना, भजन इत्यादि। इसी प्रकार दक्षिण भारतीय में वर्णम, कीर्तनम, जावली, तिल्लाना, ये जो हमें नज़र आते हैं। दोनों पद्धतियों में सापा अचल स्वर हैं। दोनों पद्धतियों में मंद्र, मध्य, तार सप्तक माने गए हैं। दोनों पद्धतियाँ गायन में सर्वप्रथम आलाप को महत्व देती हैं, और दोनों ही पद्धतियों में सरगम व स्वर जाति का अध्ययन प्रारंभिक अंक के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार दोनों ही पद्धतियों में रागों की 9 जातियाँ मानी गई हैं, जो औडव, साडव, संपूर्ण इसके क्रम में हैं। दोनों ही पद्धतियों में भरत के नाट्यशास्त्र और सारंगदेव के संगीत रत्नाकर को महत्व दिया जाता है, और दोनों ही पद्धतियाँ लक्षण गीत को प्रारंभिक शिक्षण का अनिवार्य अंग मानती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं साथ ही कि जैसे दक्षिण में तिल्लाना की जो निरर्थक
शब्दों वाली एक गायकी प्रचलित है, वो उत्तर भारतीय में वो संगीत तराने के बिल्कुल सदृश है। इसी प्रकार उत्तर भारतीय में जो ठुमरी चलती है एक श्रृंगार प्रधान गायकी, उसी तरह दक्षिण में जावली जो है वो भी ठुमरी की भांति ही उपशास्त्रीय संगीत में एक श्रृंगार प्रधान गायकी मानी जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही पद्धतियों में, शास्त्रीय व सुगम संगीत दोनों में ही पद्धतियों में प्रचलित है। दोनों ही पद्धतियों में वादी स्वर का भी समान महत्व है। इस प्रकार अनेकानेक साम्यताएं जो हैं हमें दोनों पद्धतियों में नज़र आती हैं। अब जैसे उत्तर संगीत के जो ठाट नाम हैं उनको दक्षिण में क्या कहा जाता है, जैसे बिलावल, यहाँ का बिलावल, दक्षिण में उसे धीर शंकराभरण, कल्याण को मध्य कल्याणी, खमाज को हरि काम्बोजी, भैरव को माया माला गौड़, पूर्वी कामवर्धनी, मारवा गमन श्रम या गमन प्रिया। इसी प्रकार काफ़ी को खरहर प्रिया, आसावरी को नट भैरवी, भैरवी को हनुमत तोड़ी, तोड़ी को शुभ पंत वराली, इस तरह से के नामों से जाना जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि कुछ ऐसी रागों के नाम हैं जो एक ही नाम है और स्वरावली भी दोनों की एक ही है, जैसे किरवानी, गोपिका बसंत, श्री रंजनी, हंस ध्वनि आदि, यानी ये दोनों ही पद्धतियों में समान रूप से प्रचलित है। अब जहाँ तक अंतर की बात आती है तो वो हम देखते हैं कि जो दोनों ही पद्धतियों में जो अंतर है या जो दोनों को अलग करते हैं वो फैक्टर्स उसमें क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रचना व ग्रंथ लेखन संबंधी अंतर है। यानी हम ये देखते हैं कि उत्तर भारत में मुसलमानों के आक्रमण बहुत रहे और मुसलमानों की चूँकि कलात्मक प्रवृत्ति थी, इसकी प्रधानता के कारण उत्तर भारत में हमें शास्त्रीय संगीत पर कोई ग्रंथ उस समय का नहीं लिखा गया है, जबकि दक्षिण में पुरंदरदास, त्यागराज जैसे विद्वान रचनाकारों के आगमन से वहाँ अनेक शास्त्रीय ग्रंथों की रचना हुई है। दूसरा, मुस्लिम आगमन से पूर्व भारत में ध्रुपद शैली का प्रचार था, किंतु बाद में ध्रुपद का स्थान ख्याल, ठप्पा, ठुमरी आदि श्रृंगारिक व कल्पना प्रधान गायकी ने ले लिया। लेकिन दक्षिण में संगीत का जो रूप था वो ज्यों का त्यों बना रहा। इससे से हम देखते हैं कि आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का स्थान भौतिक पृष्ठभूमि ने ले लिया। ये उत्तर भारत में, यानी उत्तर भारतीय जो संगीत था वो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का स्थान वहाँ भौतिक पृष्ठभूमि ने ले लिया, जबकि दक्षिण में आध्यात्मिक पृष्ठभूमि ही हावी रही। इस कारण वहाँ की रचनाओं में हमें भक्ति परक रचनाएं ज़्यादा मिलती हैं। दोनों ही पद्धतियों के वाद्यों में अंतर है। दक्षिण में वेणु, वीणा, मृदंग आदि प्रमुख वाद्य माने जाते हैं। उत्तर में फिर वीणा का स्थान जो है वो सितार ने ले लिया और इसी तरह पखावत जो कि प्राचीन था उसको तबले ने उसका स्थान ले लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि दक्षिण पद्धति के नृत्य जो हैं भाव प्रधान व भक्ति रस से संबंधित हैं, जबकि उत्तर पद्धति के जो नृत्य हैं उनमें भी जो है श्रृंगारिकता का पुट अधिक रहा। इसी प्रकार देखते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में साहित्य एक पंक्ति का अथवा बहुत संक्षिप्त होता है और गायक काफ़ी समय तक उसी के माध्यम से राग का विस्तार करता रहते हैं एक ही लाइन से। लेकिन जबकि दक्षिण में अपेक्षाकृत साहित्य जो है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा होता है और इस कारण उनका प्रस्तुति का समय जो है वो ज़रूर कम रहता है, लेकिन उनका साहित्य उसमें हिंदुस्तानी उत्तरी संगीत की अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दूसरा अंतर हम देखते हैं थाट संख्या में अंतर, कि कर्नाटक संगीत पद्धति में जो दक्षिणात्य प्रमुख विद्वान थे पंडित वेंकटमखी, उन्होंने जब गणित के आधार पर 12 स्वरों से जो 72 थाटों की रचना मानी थी, तो उसी 72 थाट में से उत्तर भारतीय संगीत में भातखंडे जी ने 32 थाटों को मान्यता दी। अब कर्नाटक में उन 72 में से 19 थाटों का वर्तमान में प्रयोग किया जाता है, जबकि उत्तर भारतीय में उन 32 में से 10 थाटों को जो है वो व्यवहार में प्रचलित है। दूसरा, ये इसके साथ ही दोनों पद्धतियों के स्वर नामों में भी अंतर है। यद्यपि दोनों में 12 स्वर माने जाते हैं पर उनमें नामों में हमें अंतर मिलता है। जैसे हिंदुस्तानी यानी उत्तर भारतीय संगीत में सा, यहाँ भी सा कहलाता है, वहाँ भी दक्षिण में भी उसे सा कहते हैं। यहाँ जो कोमल रे है उत्तर भारतीय में वो शुद्ध रे कहलाता है। वहाँ उत्तर भारतीय का शुद्ध रे, दक्षिण का शुद्ध ग या चतुश्रुति रे है। उत्तर भारत का कोमल ग, दक्षिण का साधारण ग या षट्श्रुति रे है। उत्तर का शुद्ध ग, दक्षिण का अंतर ग, शुद्ध म उधर दक्षिण में शुद्ध म,
तीव्रमा जो उत्तर का है वो वहाँ, दक्षिण में प्रतिमा कहलाता है। दोनों पंचम दोनों में एक ही है। उत्तर भारत में कोमल धा, दक्षिण में शुद्ध धा। उत्तर में शुद्ध धा, दक्षिण में शुद्ध नी या चतुश्रुति धा। उत्तर में कोमल नी, दक्षिण में कैशिक नी या षष्ठ्रुति धा। उत्तर में शुद्ध नी और दक्षिण में काकली नी। इस प्रकार जो है ये इनके स्वर नामों में भी हमें भिन्नता मिलती है। उसके अलावा अगला हमें दिखता है शुद्ध स्वर सप्तक में अंतर। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का शुद्ध स्वर सप्तक बिलावल है, जबकि दक्षिण का मुखारी या कनकांगी जो है उसको मानते हैं। कर्नाटक संगीत में बंदिश की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, और लेकिन उत्तर भारतीय संगीत में जो है वो गायक सुविधा अनुसार बंदिश में परिवर्तन कर लेता है, उसको अपनी कल्पना से उसमें परिवर्तन कर सकता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि रागों के प्रस्तुतिकरण में भी अंतर हमें मिलता है। उत्तर हिंदुस्तानी पद्धति में हमें देखते हैं कि एक राग को कम से कम 1 घंटे तक, 1-1.25 घंटे तक प्रस्तुत करने का है प्रचलन, और उसमें वो नई नई स्वर संगति द्वारा गायक जो है काफ़ी समय तक एक राग को प्रस्तुत करता है। इसके विपरीत दक्षिण संगीत पद्धति में गायक एक राग को मात्र 15-20 मिनट तक ही प्रस्तुत करता है, और 1 घंटे के कार्यक्रम में तो वो 3-4 राग की प्रस्तुति प्रस्तुत कर देते हैं। उत्तर पद्धति में जो है गायक के साथ सारंगी और तबला या मृदंग पखावज में से किसी एक की संगीति वो करवा लेते हैं, और मुख्यतः तबला ही जो है आजकल प्रचलन में है। और लेकिन दक्षिण भारत में गायक जो है वो मृदंग की संगीति और हारमोनी, उसके साथ में वायलिन की जो है संगीति वहाँ प्रमुखतः रहती है। कर्नाटक, इसके बाद जो हमें एक मूलभूत जो अंतर हमें मिलता है वो है तालों में, कि उत्तर भारतीय तालों का प्रदर्शन जो है वो तबला या मृदंग पर किया जाता है। दक्षिण भारतीय में मृदंगम, घटम, खंजरी जैसे पृथक प्रकार के ताल वाद्यों पर उसका प्रदर्शन होता है। इसी तरह उत्तर भारतीय में तालों की संख्या असीमित है, और कलाकार अपनी कल्पना से, अपनी प्रतिकल्पनाओं, अपनी प्रयोगिता से उसमें नए नए तालों का निर्माण कर लेता है, जबकि दक्षिण भारतीय तालों की संख्या निर्धारित है, जो कि 7 मानी जाती है। इसी प्रकार इस उत्तर भारतीय में तालों की मात्राएं निर्धारित रहती हैं, जो विभागों पर आधारित रहती हैं। जैसे 3 ताल में 16 मात्राएं हैं, 4 विभाग हैं। इस तरह से हर ताल की मात्रा विभाग जो है वो निश्चित हैं। और इस तरह में ताल के प्रथम मात्रा को सम कहा जाता है, जिसमें उसका चिन्ह भातखंडे जी ने क्रॉस बताया। और इसी में और खाली को दर्शाने के लिए हाथ को फैलाकर या हाथ को ऊपर करके दर्शाया जाता है, और खाली का चिन्ह 0 बताया गया है, जो कि उत्तर भारतीय संगीत में होता है। और उत्तर भारतीय संगीत में तालों की कोई जाति निर्धारित नहीं होती है, जबकि दक्षिण भारतीय संगीत में जातियों का बहुत महत्व है, और इसमें जो है जातियों के आधार पर ही वहाँ की तालों की मात्राएं निर्धारित हैं, और उसकी जो 5 जात प्रकार की जातियाँ मानी जाती हैं, और उनसे 7 गुणा 5 यानी 35 जो है तालों की रचना वहाँ के दक्षिण के 35 तालों की रचना जो है वहाँ होती है। और दक्षिण भारतीय संगीत में ताल के 6 अंग माने जाते हैं, जिसे लघु, द्रुत, अणुद्रुत, गुरु, प्लुत तथा काकपद कहते हैं। इनमें से जो पहला जो लघु, द्रुत और अणुद्रुत जो है वो वर्तमान में अभी भी प्रचलित है। बाकी 3 जो है लुप्त हो गए, लेकिन इन पर 3 का महत्व होता है। अब ये जो ताल के प्राणों में ये इन चीज़ों का महत्व आता है, ये उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तालों में जो है ताल की दृष्टि से उसमें भी जो है काफ़ी विभिन्नताएं हमें उत्तर और भारतीय संगीत में नज़र आती हैं। इस तरह से ये प्रमुख बिंदु हैं जिसमें हम ये देखते हैं। इसी तरह रचनाओं की भाषा में भी हमने जो यहाँ की ग्रंथ जो रचे हुए हैं उनमें भी हमें अंतर दिखता है। जैसे दक्षिण में कन्नड़, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं में रचनाएं मिलती हैं, और उत्तर संगीत पद्धति जो है हिंदुस्तानी पद्धति, उसमें हिंदी, ब्रज, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी आदि भाषाओं में हमें रचनाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार जो है ये जो प्रमुख अंतर है जो कि, और ये प्रमुख तत्व हैं जो कि इन दोनों पद्धतियों को एक दूसरे से पृथक करते हैं। थैंक यू।